यस दोस्तों, मैं प्रभात वालिया एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। हम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की सीरीज पढ़ रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे। आज उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। कई बार हम जब डिस्क्रिप्टिव एग्जाम देते हैं तो हम लोगों से कहा जाता है कि कंप्यूटर सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम बनाओ। कंप्यूटर सिस्टम का कौन सा डायग्राम बनाना है? आपको ब्लॉक डायग्राम बनाना है। ब्लॉक डायग्राम में आप लोगों से पूछा जाता है कि किस प्रकार से कंप्यूटर के अंदर डेटा फ्लो होता है, कैसे डेटा कंप्यूटर के अंदर इधर से उधर ट्रांसफर होता है, या कैसे कंप्यूटर में डेटा एक्सचेंज होता है। ठीक है मेरी बात। तो हमने पहले ही कहा था कि सबसे पहले डेटा कंप्यूटर में इनपुट होगा और ये काम करने की जिम्मेवारी किसकी होगी? यूजर की होगी। यानी यूजर एक ऐसा व्यक्ति होता है, ऐसा माध्यम होता है जो कंप्यूटर में डेटा इनपुट करता है, फिर कंप्यूटर उसके डेटा पर फर्दर प्रोसेस करके हमें आउटपुट देता है या हम कहें रिजल्ट देता है। देखो यहां पर जब भी डेटा जाएगा तो डायरेक्ट वो डेटा किसके पास पहुंच जाएगा? आपके कंट्रोल यूनिट के पास डेटा जाएगा। कंट्रोल के पास डेटा जाएगा तो वहां पर एनकोडिंग डिकोडिंग का काम होगा और कंट्रोल यूनिट कहेगी कि भाई उस डेटा को प्रोसेस कर दे, उस डेटा को अरिथमेटिक ऑपरेशन कर दे। तो यहां पर दूसरा और पॉइंट हम डिस्कस करें कि मेन मेमोरी एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है हमारे सिस्टम का। तो मेन मेमोरी एक ऐसा माध्यम होता है जहां पर डेटा जब प्रोसेस हो रहा होता है, एग्जीक्यूट हो रहा हो, तो उस मेमोरी के अंदर रहता है। इस मेन मेमोरी में हम टेक्निकली रैम का नाम लिखते हैं। मेन मेमोरी में हम टेक्निकल किसका नाम लिखते हैं? रैम का नाम लिखते हैं। सबसे पहले जब हम कीबोर्ड माउस का उपयोग करेंगे तो डेटा मेन मेमोरी के पास पहुंच जाता है। स्टोरेज नहीं कह रहे इसमें, मेन मेमोरी के पास जा रहा है डेटा, मेन मेमोरी के पास जाएगा। अब मेन मेमोरी के बाद साथ के साथ हम ये कह रहे हैं जो हमने डेटा इनपुट किया था उस पूरे सिस्टम को मैनेज करने का, एनकोडिंग डिकोडिंग करने का काम इस कंट्रोल यूनिट का होता है। किसका होता है? कंट्रोल यूनिट का होता है। ये सारी चीजें इधर से उधर बताकर डेटा को सेंड करती है। इसके बाद जैसे ही इस डेटा पर प्रोसेस होगी, कुछ डेटा ऐसा होगा जो एक्सिलरी मेमोरी में यानी सेकेंडरी मेमोरी में जाकर सेव हो जाएगा, कुछ डेटा ऐसा होगा जो रिजल्ट के रूप में आपको मिल जाएगा। यहां से जब हम डेटा इनपुट करेंगे तो एनकोडिंग डिकोडिंग का काम करके इंस्ट्रक्शन देकर एएलयू और सीयू को मेमोरी में जो डेटा रखना है उसे रखकर हमें क्या मिल जाएगा? आउटपुट मिल जाएगा। और आउटपुट एक इंफॉर्मेशन के रूप में मिलता है और यहीं पर भी आपका कौन रहता है? यूजर रहता है। दोस्तों ये जो आपको बीच में ब्लॉक दिख रहा है इसे हम मेमोरी यूनिट बोलते हैं। ये जो ब्लॉक दिख रहा है इसे हम इनपुट यूनिट का नाम देते हैं और ये जो आगे दिख रहा है इसे हम आउटपुट यूनिट का नाम देते हैं। यहां से हम ये समझ रहे हैं कि जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है या जो पूरा का पूरा मशीन होता है उसे हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। एक बार मैं क्लास में पढ़ाते समय एक बच्चे से सवाल किया कि भाई एक बात बता। बोल क्या बताऊं सर? कि लैब में जाते वहां पर एक टीवी जैसा कुछ रखा होता है, एक सीपीयू यानी डब्बा रखा होता है, एक कीबोर्ड और माउस भी होता है। उन सभी में कंप्यूटर कौन सा होता है? तो एक जने ने थोड़ी देर तक सोचा, कहा सर जो टीवी जैसा होता है वह कंप्यूटर होता है। एक ने कहा सर सारा प्रोसेस का काम तो वो डब्बा करता है, तो जो डब्बा होता है वो आपका क्या होता है? कंप्यूटर होता है। लेकिन दोस्तों दोनों ही गलत निकले। डब्बा कंप्यूटर नहीं होता, यानी वो इनपुट करने वाले उपकरण कीबोर्ड और माउस, वो आउटपुट देने वाला मॉनिटर और प्रिंटर, और वो प्रोसेस करने वाला सीपीयू, ये सारी चीजें मिलकर क्या बनाती है? कंप्यूटर सिस्टम बनाती है। दोस्तों हम बात करें अगर कंप्यूटर सिस्टम की तो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ऐसे हम 3 पार्ट बना लेते हैं। पहले का नाम देते हैं हम लोग इनपुट यूनिट, दूसरे का नाम देते हैं हम लोग प्रोसेस यूनिट और तीसरे का नाम देते हैं आउटपुट यूनिट। कंप्यूटर एक मशीन होने के नाते इस प्रकार से ये 3 काम करता है। पहला इनपुट करने का, दूसरा प्रोसेस करने का और तीसरा आउटपुट देने का। हम एक सेक्शन में सीखेंगे कि कौन कौन से डिवाइसेस, कौन कौन सी उपकरण इनपुट का काम करते हैं, कौन कौन से आउटपुट का काम करते हैं और कौन कौन से प्रोसेस का काम करते हैं, किस प्रकार से डेटा पर फर्दर क्या हो जाती है? प्रोसेस हो जाती है। एक छोटी सी बात के साथ क्लास को आगे बढ़ाते हैं। क्या जिक्र कर रहे हैं सुनना। वह डिवाइस जो डेटा को यूजर के समझने योग्य बनाता है, वह डिवाइस जो डेटा को यूजर के समझने योग्य बनाता है, मतलब डेटा को यूजर के फॉर्मेट में बदलता है, खालिस्तान कहलाता है। वह डिवाइस
जो डेटा को कंप्यूटर के प्रोसेस करने योग्य बनाता है, खालिस्तान कहलाता है। अब हमें यहां पर दो खालिस्तान है, अगर एक होता तो कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों को सोचकर जवाब देना है। पहले में बताया कि सर पहले में इनपुट आएगा, दूसरे में क्या आएगा, आउटपुट आएगा। दूसरे में बताया कि पहले में क्या आएगा, आउटपुट आएगा, और दूसरे में क्या आएगा, इनपुट आएगा। तीसरे में कहा कि पहले में भी इनपुट आएगा गुरुजी, और दूसरे में भी क्या आएगा, इनपुट आएगा। चौथे में कहा कि पहले में भी आउटपुट आएगा और दूसरे में भी क्या आएगा, आउटपुट आएगा। ये हमने प्रश्न बनाकर आप लोगों से बात की है। आपने कहा कि सर वह डिवाइस जो डेटा को यूजर के समझने योग्य बनाता है, मतलब यूजर अंडरस्टेबल फॉर्मेट में चेंज करता है, तो यूजर अंडरस्टेबल फॉर्मेट में चेंज करने वाला जो डिवाइस होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है, कौन सा डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। यानी ये आंसर नहीं बनेगा, ये आंसर नहीं बनेगा, ये दोनों नहीं होंगे, यानी ये कट गए। कुछ प्रश्नों को हम सीधा सीख लेंगे, कुछ प्रश्नों को हमें घुमाकर फिराकर समझकर सीखना होगा। ठीक है, अब देखो अगला क्या कह रहा है, वह डिवाइस जो डेटा को कंप्यूटर में प्रोसेस करने योग्य बनाता है, मतलब हमारे सीपीयू के लिए प्रोसेस कैसे करेगा, सीपीयू कैसे काम करेगा, ये जानकारी देता है, तो उसे हम कौन सा डिवाइस कहते हैं, इनपुट डिवाइस। यानी सीधा सीधा इस सवाल का जवाब कितने नंबर हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन हमें इनपुट आउटपुट डिवाइस का पूछ लेते हैं। जनरल एग्जाम जहां भी होता है वहां फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के सवाल आते हैं, और जहां फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के सवाल आएंगे वहां पर आपको प्रभात वालिया की याद आएगी, क्योंकि आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं नहीं, सीख रहे हैं। पढ़ो कहीं भी, सीखो मेरे पास, उसी थीम पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बार जिक्र करते हैं। जो हमारा कंप्यूटर होता है उसकी कुछ विशेषता होती है, कंप्यूटर जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी कुछ विशेषताएं हैं। क्या विशेषता है वो हम यहां पर देखते हैं। सबसे पहले हमारी मशीन के पास कुछ कमियां भी है, कुछ क्वालिटी भी है। कुछ क्वालिटी में सबसे पहली क्वालिटी क्या है, गति, यानी हमारी मशीन काफी तेज गति से काम कर सकती है। काफी तेज गति का मतलब हुआ कि मानव के दिमाग से भी ज्यादा ये तेज काम करने वाली मशीन होती है। क्या अगर कोई पूछे कि कंप्यूटर का कार्य करने की गति और इंसान के मन की गति दोनों में तेज कौन होता है, तो आप कहेंगे कि मानव का मन तेज होता है। भाई जोधपुर जाना है आप चले जाओ, अलवर जाना है चले जाओ, लेकिन मशीन उसको प्रोसेस करने में समय लगाती है, तरीके से काम करती है। अच्छा, गति को किसमें मापा जाता है, अभी आज हम सवाल करेंगे, आज हम डिस्कशन करेंगे। दूसरा एक्यूरेसी, हमारा कंप्यूटर हमारी मशीन हमेशा हमें 100% एक्यूरेट परिणाम देता है। जैसे आपने मशीन को कहा कि 2 + 4 कर, तो हमेशा कितना आंसर देगा, 6 देगा। कभी कंप्यूटर हमें गलत आंसर नहीं देगा, मतलब लक्ष्य से नहीं भटकेगा, आपको बिल्कुल एक्यूरेट परिणाम इस कंप्यूटर इस मशीन के माध्यम से मिल जाएंगे। दूसरा, अब अगर मैं कहूं सक्षमता, कभी भी कंप्यूटर किसी भी काम के लिए मना नहीं करता है। आप जब मर्जी बोलो कि भैया ये काम करना, आपको उस समय वो काम करके दे देगा। ये नहीं कहेगा कि मैं थका हुआ हूं, मैं अब ये काम नहीं करना चाहता। ये कंप्यूटर में विशेषता रहती है। दूसरा कहा वर्सेलिटी, मतलब पावर ऑफ रिमेम्बरिंग, याद करने की क्षमता। इंसानों से ज्यादा या किताबों से भी ज्यादा इस मशीन में याद रखने की क्षमता होती है। कैसे होती है कि जैसे हमें एक किताब लेनी है, 10 किताब लेनी तो पूरा बैग चाहिएगा, ऐसे ही हमें लाखों हजारों किताब हमारी एक हार्ड डिस्क में स्टोर की जा सकती है। इसका मतलब हमारे कंप्यूटर में काफी अधिक मात्रा में सूचनाओं को संग्रहित करने की, स्टोर करने की क्षमता, या मैं कहूं कैपेसिटी होती है। ठीक है, अब क्या कहा, व्यापक उपयोगिता। दोस्तों मैंने पिछले सेक्शन में भी कहा था कि कंप्यूटर में वो क्षमता है कि जन्म से पहले बता देगा कि वो पेट में बच्चा लड़का है या लड़की है। ये पहले ही बता देगा कि कल बारिश होने वाली है, ये पहले ही बता देगा कि परसों ये होने वाला है। मतलब ये हुआ कि मशीन हर तरफ हर डिपार्टमेंट में काम करती है, केवल कैलकुलेशन ही नहीं, इसके और बहुत अधिक उद्देश्य है। दूसरा,
स्टोरेज कैपेसिटी। देखो एक था ऊपर कहा हमने पावर ऑफ रिमेम्बरिंग, याद रखने की क्षमता, दूसरा का संग्रहण क्षमता, दोनों में क्या फर्क है दोस्तों। यहां पर हम बात करें टेम्परेरी स्टोरेज की, इसमें बात कर रहे थे टेम्परेरी स्टोरेज की, तो इसमें बात करेंगे परमानेंट स्टोरेज की। इसमें हम डेटा को परमानेंट रूप से क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। टेम्परेरी में हम ये कहते हैं कि डेटा रैम में रहता है, ज्यादा हमसे याद रख पाएगा, ये जिक्र करते हैं। तो यहां पर हम अधिक मात्रा में किताबें, बुक्स, नोट्स स्टोर कर सकते हैं। यहां पर हम करंट में जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है उसके साथ काफी अधिक डेटा को याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं कि हमें कहा कि कंप्यूटर की गति, गति का मतलब हुआ कि कंप्यूटर काफी अधिक स्पीड से काम करने वाली मशीन है, तो कहेंगे कंप्यूटर परफॉर्म एट वेरी हाई स्पीड, हर काम को बहुत अधिक गति से करता है। तो दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि कंप्यूटर की ओवरऑल स्पीड या कार्य करने की गति को मापा जाता है, तो आप कहेंगे सर बीपीएस में मापा जाता है, आप कहेंगे सर एमएचजेड में मापा जाता है, आप कहेंगे सर माइक्रो सेकंड में मापा जाता है, आप कहेंगे सर कि फ्लोप्स में मापा जाता है। अब इस प्रश्न में आपको यह बताना है कि कंप्यूटर की जो कार्य करने की गति होती है उसको मापने की यूनिट क्या होती है, इकाई क्या होती है। एक और बात करते हैं, इट परफॉर्म इवन कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन इन लेस देन ए सेकंड, कितना ही मुश्किल काम हो ये 1 सेकंड से कम समय में ही कर देता है। तो यहां से एक चीज उठा लो, इसके आगे क्या लिखा है भैया, सेकंड से ही कम में कर देता है, काफी अधिक तेज गति से काम करने वाली मशीन है ये। इसका मतलब पहले तो बताओ बीपीएस का मतलब क्या होता है। बीपीएस का मतलब होता है बिट पर सेकंड। बीपीएस का मतलब क्या होता है, बिट पर सेकंड। यहां पर इस वाले पार्ट में अगर हम बात करें तो ये संबंधित है आपकी इंटरनेट की गति। जिस इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हो, इंटरनेट की गति को मापना हो तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, बीपीएस, बिट पर सेकंड वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एमएचजेड का मतलब होता है यहां पर मेगाहर्ट्ज। क्या मतलब होता है, मेगाहर्ट्ज होता है। और दोस्तों जो आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है, क्या होता है, माइक्रोचिप होता है, उसकी गति को मापने की यूनिट क्या होती है, आपकी एमएचजेड होती है। दोस्तों इसके बीपीएस के साथ में क्या कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल में लिया जाता है, तो आप कहेंगे सर इस बीपीएस के साथ में एक वर्ड होता है केबीपीएस, एक वर्ड होता है एमबीपीएस, एक वर्ड होता है जीबीपीएस। केबीपीएस का मतलब क्या होता है, किलोबिट पर सेकेंड। केबीपीएस का मतलब क्या होता है, किलोबिट पर सेकेंड। एमबीपीएस का मतलब क्या होता है दोस्तों, मेगाबिट पर सेकेंड। जीबीपीएस का मतलब क्या होता है, गीगाबिट सेकेंड। ये आपकी इंटरनेट की स्पीड से संबंधित है। इधर क्या लिखा, एमएचजेड, एमएचजेड की जगह हम ऐसे लिखें एचजेड। एचजेड का मतलब क्या होता है, हर्ट्स होता है। क्या होता है, हर्ट्स होता है। ठीक है, अगर मैं जीएचजेड की बात करूं तो क्या मतलब होगा इसका, गीगाहर्ट्ज होगा। अब आपको जिस सवाल का जवाब देखना था वो यहां लिखा है, यानी कंप्यूटर की जो कार्य करने की गति है, ओवरऑल जो सीपीयू की स्पीड है, उसे हम माइक्रो सेकंड में मापते हैं। जनरली ये होती है 10 की घात -6। 10 की घात -6 को माइक्रो सेकंड कहते हैं। माइक्रो सेकंड के बाद दूसरा वर्ड होता है जिसे हम कहते हैं नैनो सेकंड। माइक्रो सेकंड के बाद जो दूसरा शब्द होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, नैनो सेकंड। नैनो सेकंड का मतलब होता है 10 की घात -9। नैनो सेकंड को हम क्या कहते हैं, 10 की घात -9। इसके बाद दूसरा होता है पीको सेकंड। पिको सेकंड को हम लोग कहते हैं 10 की घात -12। इस प्रकार के सवाल आप लोगों से पूछे जाते हैं। नीचे अगले नंबर पे क्या लिखा है, यहां पर फ्लोप्स। फ्लोप्स का मतलब होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन
पर सेकेंड। ये सामान्य कंप्यूटर की गति नहीं होती है भैया, ये कौन से कंप्यूटर की गति होती है? ये आपके सुपर कंप्यूटर की गति होती है। अगर कोई कहे कि सुपर कंप्यूटर की कार्य करने की गति को किसमें मापा जाता है, तो आप सीधा कहेंगे सुपर कंप्यूटर के कार्य करने की गति को हम किसे मापते हैं? फ्लॉप्स में नापते हैं। ठीक है, बात यहां तक कोई दिक्कत नहीं। जनरल बात हम करके सेक्शन को अच्छा बना रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और डिस्कशन करेंगे जिससे आपको बात समझ आ जाएगी। स्पीड के बाद दूसरा क्या है? एक्यूरेसी है। क्या है? एक्यूरेसी। एक बात बताओ, कई बार आप अपने मोबाइल से चैटिंग कर रहे होते हैं, एक साथ एक से नहीं 2-3 से करने लग जाते हैं, तो कई बार हम गलती से दूसरे पर क्लिक कर देंगे तो क्या उसके पास मैसेज जाएगा कि नहीं जाएगा? भाई अपन ने तो गलती से किसी दूसरे को भेज दिया। तो अगर आपने चाहे गलती से भेजाओ चाहे जानबूझकर भेजाओ, कंप्यूटर 100% एक्यूरेट परिणाम देगा, उसी के पास जाएगा जिस पर आपने गलती से क्लिक किया है। दूसरा पॉइंट ये कि वंस द करेक्ट इंस्ट्रक्शन आर गिवन टू कंप्यूटर इट डिक्लेयर द रिजल्ट एक्यूरेटली। अगर उसे सही सूचना दी गई तो वो आपके रिजल्ट को सही तरीके से डिक्लेयर करेगा। यानी कंप्यूटर डज नॉट कमिट एरर्स, यानी यह हमेशा सही परिणाम देता है। हमेशा क्या देता है? सही परिणाम देता है। कभी ऐसा हो क्या आ जाए कंप्यूटर में? वायरस आ जाए, या गलत परिणाम कब देगा? कि इनपुट गलत हो जाए। दो कंप्यूटर में कंप्यूटर एक्यूरेसी कम कर सकता है। दो कंडीशन में हमारी मशीन ढंग से एक्यूरेसी से या एक्यूरेट काम नहीं करेगी। उसका कारण क्या रहेगा? उसका कारण रहेगा या तो वायरस आ गए कंप्यूटर में, या फिर हमारे कंप्यूटर में आपने जो इनपुट किया था वो इनपुट ही गलत किया। अगर आपने इनपुट गलत किया तो आपकी मशीन परिणाम या आउटपुट भी क्या देगी? गलत देगी। अगर आपने इनपुट डेटा सही किया तो इंफॉर्मेशन यानी रिजल्ट आपको क्या मिलेगा? सही मिलेगा, अच्छा मिलेगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और समझते हैं। जैसे हम जनरल एग्जांपल लेते हैं, हम कहीं क्रिकेट खेलने गए, क्रिकेट मैच देखा, स्कोर था 15 पर 5, तो क्या कंप्यूटर 15 पे 5 दिखाएगा या 6 दिखाएगा? 5। कई बार क्या होता है उससे उल्टा लगा दिया, 5 की जगह 6 लगा दिया, तो वो इनपुट एरर है, वो कंप्यूटर की एरर नहीं है। जो सामने स्क्रीन पर दिखेगा कंप्यूटर वही दिखाएगा। तो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर हमेशा 100% एक्यूरेट परिणाम देता है। हमेशा कंप्यूटर 100% क्या देता है? एक्यूरेट परिणाम देता है। कभी भी गलती करने के चांसेस कंप्यूटर में नहीं होता है। ठीक है, ये हमेशा मानव के कमांड पर ही काम करता है। ये हमेशा किस पे काम करेगा? जो हम उसे कहेंगे, यानी मानव इसे निर्देश देगा, उसी निर्देश पर काम करेगा। अपनी मर्जी से कंप्यूटर कोई भी काम नहीं करेगा। आगे पढ़ेंगे, इसे कहते हैं कंप्यूटर में आईक्यू लेवल नहीं होता है। नो आईक्यू वाली मशीन हमारा कंप्यूटर होता है। ठीक है, तीसरे नंबर पे देखते हैं। तीसरे नंबर पे बात करते हैं, किसके बारे में बात करनी थी? सक्षमता। मतलब क्या हुआ कि आप कंप्यूटर को कितनी ही देर काम करा सकते हैं। क्या कहूं? कभी थकता नहीं है। अच्छा देखो, अपन अगर कई बार हम टाइपिंग कर रहे हैं मशीन पे, सुबह हमारी स्पीड 100 की आई, शाम को देखा तो 90 हो गई, उससे कम हो गई। सुबह हमारी 30 की स्पीड थी और शाम को देखा तो 28 हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि हम सुबह ज्यादा एक्यूरेसी से, ज्यादा स्पीड से काम कर रहे थे, और जैसे जैसे हमने जितना ज्यादा काम किया हम पर बोधरेशन आ गया, हम टायर्ड हो गए, हम थक गए और हमारी स्पीड गिर गई। इंसानों के साथ ऐसा ही होता है, लेकिन मशीन के साथ कभी ऐसा नहीं होता है। मशीन हमेशा जितनी देर तक आप चलाओगे उतनी देर तक एक्यूरेट काम करेगी, एक्यूरेट परिणाम देगी। तो क्या कहूं? कभी थकता नहीं है, और साथ में अगर कहें काफी समय तक कार्य करने पर भी कंप्यूटर की कार्य करने की गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
कार्य करने की गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर कंप्यूटर काफी देर तक काम करता है, हजारों मिनट तक काम कर लिया, घंटे काम कर लिया, तब भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप नेटवर्किंग पढ़ेंगे तो सीखेंगे कि एक नेटवर्क होता है जिसे हम कहते हैं, एक कंप्यूटर होता है नेटवर्क में जिसे हम सर्वर कंप्यूटर कहते हैं। उससे जितने भी कंप्यूटर जुड़े होते हैं उन कंप्यूटर को हम कौन सा कंप्यूटर कहते हैं? क्लाइंट कंप्यूटर कहते हैं। दोस्तों क्लाइंट कंप्यूटर तो दिन में एक बार शट डाउन भी हो जाता है, लेकिन सर्वर कंप्यूटर तो पूरे दिन चलता रहता है। तो क्या इसका मतलब वो हमें गलत परिणाम देगा? क्या हम कोई सूचनाएं सर्वर से क्लाइंट पर भी ला सकते हैं और कोई सूचनाएं हम क्लाइंट से सर्वर पर भी भेज सकते हैं। जब भी सूचनाएं क्लाइंट से सर्वर पर आएगी तो इस प्रोसेस को कहा जाता है डाउनलोडिंग। क्या कहा जाता है इस प्रोसेस को? डाउनलोडिंग कहा जाता है। कोई सूचना क्लाइंट से सर्वर पर जाती है तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? अपलोडिंग कहा जाता है। एन यूजर्स होते हैं, बहुत सारे यूजर्स होते हैं दोस्तों जो इस मशीन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो जो यूजर इस मशीन का इस्तेमाल करेंगे, हो सकता है कोई सुबह 4 बजे चलाए, कोई शाम को 3 बजे चलाए, सुबह 2 बजे चलाए, तो इस सर्वर को कभी भी समय नहीं मिलता है। तो जितनी देर भी कंप्यूटर से काम करवा लो वो कभी आपको एरर कमिट करके देगा ही नहीं। ठीक है मेरी बात? यहां तक कोई दिक्कत? यहां कुछ पूछना हो तो आप साथ के साथ कमेंट चैट बॉक्स में मेरे से बात कर सकते हो, या मैं कहूं कमेंट या चैट बॉक्स में मुझसे क्या कर सकते हो? पूछ सकते हो। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। हमारा जो मशीन होता है, हमारी जो कंप्यूटर होती है, उसके अंदर और कौन कौन से पार्ट है जिनके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं या जिनके बारे में हम क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। चलिए 3 विशेषता हमने डिस्कस की, अब हम आगे चलते हैं चौथी विशेषता पर। क्या कह रहा है? एक वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, मेमोरी। मेमोरी मतलब लिमिटेशन ऑफ साइंस। लिमिटेशन ऑफ साइंस का मतलब क्या हुआ? कंप्यूटर के पास कुछ ऐसा डेटा होता है, कुछ ऐसी मेमोरी होती है जो डेटा को क्या रख लेती है? याद रख लेती है, स्टोर करके रख लेती है, संग्रहित करके रख लेती है। समझाने और बताने का मतलब है कि कंप्यूटर के पास याद रखने का पावर होता है, पावर ऑफ रिमेंबरिंग होता है। लाइक ए मैन, कंप्यूटर हैज आल्सो पावर टू रिमेंबर व्हिच इज कॉल्ड मेमोरी, इन व्हिच अक्रॉस डेटा कैन बी स्टोर। उसका डेटा हम आगे फ्यूचर में क्या कर सकते हैं? स्टोर भी कर सकते हैं। मेमोरी वर्ड का मतलब है डेटा कैन बी सीन व्हेन वी वांट। जब हमें आवश्यकता हो उस डेटा को हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। तो क्या कहें? मानव की तरह इसमें याद या कहें रिमेंबर की शक्ति होती है। आप जब चाहें डेटा का उपयोग कर सकते हैं। गुरुजी, मैंने मेरे चाचा को 1 लाख रुपए उधार दिए थे, लेकिन फिर मांगा तो 2-3-4 साल ही नहीं दिए। सर मैंने पैसे बैंक में जमा करा रखे थे। जब मैं बैंक गया, मेरी इच्छा थी सुबह 9 बजे पैसे निकालने की, तो सुबह 9 बजे एटीएम से बटन दबाया, पैसे निकाल लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि कंप्यूटराइज डेटा का, कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन का, इलेक्ट्रॉनिक डेटा का, इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन का फायदा क्या होता है भैया? आपकी जब मर्जी है आप जाओ, बटन दबाओ, पैसे निकाल लो, जब बटन दबाओ यूज कर लो। तो कंप्यूटर में भी मानव की तरह सोचने समझने की शक्ति होती नहीं है, लेकिन उसमें उस डेटा को स्टोर करने की शक्ति होती है। अब हम ये कहें कि कंप्यूटर जो होता है, मशीन जो होती है, उसका आईक्यू लेवल कितना होता है? अभी आगे पढ़ेंगे। आईक्यू लेवल ऑफ ए मशीन, एक मशीन का आईक्यू लेवल कितना होता है? इंटेलिजेंस क्वालिटी कितनी होती है? तो आप कहेंगे सर 0 होती है। ये कंप्यूटर की लिमिटेशन में आता है। आईक्यू लेवल का मतलब मानव जो निर्देश देगा उस पर तो कंप्यूटर अच्छे से काम करेगा, लेकिन जो मानव उसे निर्देश नहीं देगा उससे कंप्यूटर खुद से कुछ नहीं करेगा। यानी कंप्यूटर हमेशा हमारे आदेशों को, हमारे निर्देशों का ही पालन करता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यस सर, आगे बढ़ते हैं, अगली लाइन पर बात करते हैं। वर्सिलिटी का मतलब होता है विविधता। क्या मतलब होता है? विविधता।
यानी जो हमारी मशीन है, हमारा जो कंप्यूटर है, ये अलग अलग क्षेत्र में काम कर सकता है। अलग अलग क्षेत्र का मतलब वो कहां पर काम आएगा? घर में भी काम आता है, स्कूल में भी काम आता है, हॉस्पिटल में भी काम आता है, हम कहें वो साइंस के क्षेत्र में भी काम आता है, रिसर्च के क्षेत्र में भी काम आता है, डिफेंस के क्षेत्र में भी काम आता है। हमारा कंप्यूटर लगभग हर क्षेत्र में काम आ रहा है। दोस्तों, अभी मैंने आज की राजस्थान पत्रिका में पढ़ा कि एक बच्ची है जिसकी उम्र 10, 12, 15 साल है, वो इंस्टाग्राम की वजह से आत्महत्या करने को चल रही है। इंस्टाग्राम एक सोशल नेटवर्क एप्लीकेशन है जहां पर वो अपनी फोटो पोस्ट करती है, अपनी वीडियोस बना के पोस्ट करती है। उससे अच्छा दिखने वाला, उस पर सुंदर दिखने वाला, उसको लोग ज्यादा देखते हैं। तो वो सुंदर दिखने की कोशिश कर रही लेकिन सुंदर नहीं दिख रही। इसका मतलब उसे कहें इस प्रकार की चिंता हो गई कि भाई मुझे क्या हो गया, मैं सुंदर क्यों नहीं बन रही। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस कंप्यूटर का इस्तेमाल अलग अलग जगह पर करते हैं, अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। ऐसा कोई एरिया है नहीं जहां पर इस कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं होता। दोस्तों, कैलकुलेशन से लेकर इस समय वेदर फोरकास्टिंग तक, भविष्य की जानकारी, मौसम की जानकारी, हर एक काम कंप्यूटर करता है। गुरुजी, भविष्य कंप्यूटर की यहां बताओ? इंसानों का भविष्य तो नहीं बता रहा, इंसानों को जीवन जीने का तरीका बता रहा है। कौन सी बीमारी इंसानों के अंदर है वो बता रही है। एमआरआई, सीटी स्कैन मशीन, अब तो अपन के नार्को टेस्ट भी आ गया। इंसान क्या सोच रहा है, झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, ये भी जानकारी हमें यहां से मिल जाती है। हृदय की धड़कन कितनी चल रही है, रक्तचाप कितना है, ब्लड में हीमोग्लोबिन कितना है, ये सब जानकारी हमें इसके माध्यम से मिल जाती है। तो क्या कहें कि कंप्यूटर कैन बी यूज्ड टू परफॉर्म मेनी डिफरेंट टास्क, यानी यह बहुत सारे कार्य कर सकता है, कार्य करता है। अलग अलग क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है, अलग अलग क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? हम बात कर रहे हैं भैया, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? इस कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। कंप्यूटर प्लेज साइंटिफिक रोल या पार्ट इन डिफरेंट फील्ड इन स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज, होम, ऑफिस, रिसर्च, मेट्रोलॉजी एंड इंटरटेनमेंट एक्सेट्रा। हम ये बात करते हैं कि मनोरंजन के क्षेत्र में भी हम लोग इस मशीन का, इस कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ रहे हैं अगली लाइन पर, 5 नंबर पर, स्वचालन। स्वचालन का मतलब होता है ऑटोमेशन। क्या मतलब होता है? ऑटोमेशन, यानी कंप्यूटर हैज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑटोमेशन। यानी अगर आपने डेफिनेशन पढ़ी तो कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। यानी कंप्यूटर जो मशीन है वो इलेक्ट्रॉनिक है लेकिन ऑटोमेटिक काम करती है। कैसे? हमारे घर पे वॉशिंग मशीन है, गुरुजी खरीद के लाए थे कि मिली थी? अरे वॉशिंग मशीन मिली थी, खरीद के नहीं लाए। अब जनरली वॉशिंग मशीन, डबल बेड, ये खरीद के नहीं लाता आदमी, तो मिलते हैं। अब उम्र ज्यादा हो के शादी मिले तो हो सकता है पहले खरीद लाए हो, लेकिन चाचा बुआ मौसी चाची ताई को देखो सबको मिली होगी। वॉशिंग मशीन मिली थी तो अगली शुरू में लाई तो बटन उतना ही दबाती जितना जरूरत था, कपड़े भी 4 डालती। ठीक है मेरी बात? उसके बाद जैसे जैसे उसे पता चला कि ये तो ऐसे ही करती है मशीन, तो उसको घुमा के छोड़ देती है। ऑटोमेटिक वाली रखी हुई है, ऑटोमेटिक वाली का काम क्या होता है? कपड़े डाल के छोड़ दो, उसके बाद जब कपड़े धुल जाएंगे या सूख जाएंगे तो मशीन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। ये सब तो हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते समय, हम मोबाइल का इस्तेमाल करते समय ये कहते हैं कि ऑटोमेटिक चला जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, वीडियो चल रहा है यूट्यूब का, आपने चालू कर दिया, पूरा होगा तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, अगला चलाना चाहते ऑटो प्ले हो जाएगा। तो मशीन में ये ऑटोमेटिक का फीचर होता है। इट कैन परफॉर्म ए नंबर ऑफ टास्क ऑटोमेटिकली एंड दस वी कैन सेव टाइम एंड मनी। दोस्तों, एक वर्ड और इस्तेमाल कर रहा हूं, मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब होता है हमारा एक सीपीयू होता है जो एक से ज्यादा काम करता है। यानी आप एक समय पर गाने सुन सकते हैं, उसी समय पर आप फिल्म देख सकते हैं, उसी समय पर आप टाइपिंग कर सकते हैं, उसी समय पर इंटरनेट में डाउनलोडिंग भी कर सकते हैं। एक सीपीयू एक से अधिक काम कर रहा है। इसका मतलब ऑटोमेटिक में ये सिस्टम रहता है कि आप इतने सारे काम एक साथ कर सकते हो। ठीक है मेरी बात? इसके अलावा अगर हम और समझें तो एक और वर्ड होता है जिसे हम कहते हैं मल्टी प्रोसेसिंग।
मल्टी प्रोसेसिंग कंसेप्ट क्या कहता है कि सीपीयू की संख्या एक से ज्यादा होती है। इसे दूसरे नाम से जानते हैं तो क्या कहेंगे, इसे कहते हैं हम पैरेलल प्रोसेसिंग। क्या कहते हैं, इसका नाम हो जाता है क्या, दूसरा पैरेलल प्रोसेसिंग हो जाता है। इसका मतलब हमारी जो मशीन है उसमें एक से ज्यादा प्रोसेसर लगे हैं और एक से ज्यादा टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं। इनमें किसकी गति तेज होगी, तो आप कहेंगे कि जो पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम है उसकी गति तेज होगी। कौन सा पैसे में सस्ता होगा, तो आप कहेंगे सर मल्टी प्रोग्रामिंग। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हम एक ही सीपीयू से ज्यादा काम करवा रहे हैं, इसमें ज्यादा सीपीयू रखे तो कॉस्ट तो बढ़ जाएगी। ठीक है मेरी बात। चलिए आगे बात करते हैं, अगले नंबर पे डिस्कशन करते हैं। देखो, एक में हम कह रहे थे कि कंप्यूटर याद रखता है, वहां पर हमने प्राइमरी मेमोरी शब्द का इस्तेमाल कर लिया। अब हमने कहा कि संग्रहण क्षमता, स्टोरेज कैपेसिटी, हमारा मशीन, हमारे कंप्यूटर की काफी अधिक स्टोरेज कैपेसिटी या मैं कहूं संग्रहण क्षमता होती है। काफी अधिक मात्रा में ये डेटा क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। तो क्या कहा, कंप्यूटर हैज वास्ट कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज, यानी अत्यधिक मात्रा में डेटा स्टोर किया जा सकता है। हम कहें इसे बोलते हैं मास स्टोरेज डिवाइस। क्या बोलते हैं, मास स्टोरेज डिवाइस। ज्यादा डेटा स्टोर करने की वजह से कंप्यूटर या मशीन को हम क्या कहते हैं, मास स्टोरेज बोलते हैं। काफी अधिक मात्रा में ये डेटा स्टोर करेगा। वहां पर हम बात कर रहे थे टेम्परेरी, और ये कहेगा आपको किस नेचर में डेटा को स्टोर करेगा, नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या हुआ, स्थायी डेटा को संग्रहित किया जा सकता है। परमानेंट डेटा को क्या किया जा सकता है, इसके अंदर स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, थोड़ी सी बात और करते हैं, आगे बढ़ेंगे, समझ आने वाली चीज शुरू हो जाएगी। क्वेश्चन कैसे आते हैं अभी हम देखेंगे। पहला वर्ड ये कह रहा है कि हमारा कंप्यूटर जो है उसकी कुछ लिमिटेशन तो होती है गुरुजी। लिमिटेशन का मतलब क्या होता है, हमारे कंप्यूटर की सीमाएं होती है, हमारी मशीन की कुछ कमियां होती है। क्या वो सीमाएं हैं, क्या कमियां हैं, उनका जिक्र करते हैं। क्या लिखा हमने, नो आईक्यू, यानी कंप्यूटर का दिमाग या मैं कहूं बुद्धिमत्ता स्तर 0 होता है। केवल किस पे काम करेगा, ये मानव के इंस्ट्रक्शन पर कार्य करता है। जो हम कहेंगे उसी पर काम करेगा, उसके अलावा कंप्यूटर कोई भी काम नहीं करेगा। भाई एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, जिक्र करता हूं। शादी हुई, उससे पहले सगाई हुई, सबकी होती गुरुजी, आपकी क्या नहीं हुई। अरे मैंने मोबाइल दिलाया उसको, Vivo V11 Pro, 22-23 हजार रुपए का आता था उस समय। अब 2 साल 2.5 साल हो गए, अगली कह रही है ये मोबाइल नहीं चलाना, नया दिलाओ। अब आप कहो गुरुजी लुगाई की बात क्यों ले आए यहाँ पर, मैडम को बीच में क्यों ला रहे हो। अरे लिमिटेशन की बात चल रही है, कमियों की, तो वो मेरी निकाले मैं उसकी निकालूं, यही तो अथा फ्रेम है। तो क्या कह रहा हूं कि भैया अपग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, यही तो होता है गुरुजी जो आपने अभी बताया कि अगली कह रही है Vivo V11 ही चलाना। अब तो पता नहीं कौन कौन से आ गए भाई, अब तो उसे वो कहते हैं वो कटा हुआ वो एप्पल वाला फोन चाहिए, 1.5-2 लाख रुपए का आता है। मैंने कहा अपग्रेड बिना ही काम चला ले। तो मैं क्या बता रहा हूं कि कंप्यूटर का बुद्धिमत्ता स्तर 0 होता है, ठीक है, लेकिन अब ये कहें कि उस कंप्यूटर की एक कमी में शामिल हो गया अपग्रेडेशन। मतलब इस समय तरह तरह के सॉफ्टवेयर व हार्डवेयर उपलब्ध हैं जिसे समय अनुसार बदलना या अन्य साथ जोड़ना होता है।
या तो उन्हें बदल दो या उनके साथ में कोई दूसरा जोड़ दो। इसे हम किस नाम से जानते हैं? अपग्रेडेशन के नाम से जानते हैं। अरे भाई, एक आदमी ने मुझे कल फोन किया कि गुरुजी आपने लॉकडाउन में इस समय मतलब संकट की घड़ी में आपने क्या सीखा है, क्या कमाया है? आपको 1 लाख का कैशबैक मिला है गुरुजी, आप इस लिंक पर क्लिक कर दो और क्लिक करके जो पूछे वो स्टेप फॉलो कर दो। मैंने वो फॉलो कर दी, 1 लाख रुपए लेके उड़ गया। ये सिक्योरिटी सबसे बड़ी समस्या है। जब से ये एटीएम फ्रॉड चले हैं उसमें इसका रोल सबसे अधिक पड़ गया है। मतलब आजकल इंटरनेट पर धोखाधड़ी मतलब फ्रॉड बढ़ गया है। इससे सुरक्षा करना आसान नहीं है। आप देखते होंगे आरबीआई भी आपको कहता है, जनरल बैंक्स भी आपको कहते हैं कि भाई आप अपना ओटीपी, अपना पिन किसी के साथ शेयर नहीं करें। ओटीपी का मतलब क्या होता है? ओटीपी का मतलब होता है वन टाइम पासवर्ड। ओटीपी का मतलब क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड। जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो तो बैंक द्वारा आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज भेजा जाता है। वो ये प्रमाणित करता है कि आप ही उसको यूज करने वाले हैं। आपको प्रमाणित करने के लिए हम लोग इस ओटीपी का यूज करते हैं। आज के सेक्शन में दोस्तों हमने चर्चा की कि जो हमारी मशीन है उसकी लिमिटेशन क्या क्या होती है। तो सबसे पहला हमने देखा कि जो मशीन होती है उसका आईक्यू लेवल बिल्कुल भी नहीं होता है। यहां पर पढ़ो और सीखो, नो आईक्यू लेवल मतलब हमारे कंप्यूटर का आईक्यू लेवल 0 होता है। कंप्यूटर कैन नॉट थिंक एंड डिसाइड इट्स ओवर इट्स डम मशीन। डम मशीन का मतलब जो काम नहीं कर रही है। डम का मतलब क्या होता है? काम नहीं कर रहा है, जो चालू नहीं है, जिसकी कोई प्रोसेसिंग नहीं, उसे डम कहते हैं। तो कंप्यूटर का आईक्यू लेवल कितना होता है? तो आप कहोगे गुरुजी 0 होता है, 0 होता है। कंप्यूटर का जो आईक्यू लेवल होता है वो क्या होता है? 0 होता है। इट्स वर्क्स अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड। हमने जो मशीन को कहा उसी के अकॉर्डिंग ये कंप्यूटर, ये मशीन काम करेगी, खुद की मर्जी से बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। एफर्ट आर ऑन द incorporate artificial intelligence in high quality computers today। दोस्तों मैंने भी सोचा था क्या कि कंप्यूटर में आईक्यू लेवल आए, सोचने समझने की शक्ति हो। मेरे मन में भी ख्याल आया था कि मैं भी एक सुपर कंप्यूटर बनाऊं, रोबोट्स बनाऊं या ऐसा कंप्यूटर बनाऊं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित हो। इन कॉर्पोरेट में आजकल इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। मैंने वो विचार कैंसिल क्यों किया? हाँ गुरुजी बताओ क्यों कैंसिल किया? अरे मैंने विचार इसलिए कैंसिल कर दिया कि रजनीकांत की रोबोट्स वाली मूवी थी, उसमें चिट्टी नाम का रोबोट था, रजनीकांत ने बनाया था। अब रजनीकांत वाली कोई लेके चला गया, मुझे तो 30 साल में मुश्किल से मिली, और कोई रोबोट उसको लेके चला जाए तो भैया आगे बात नहीं बनेगी। मजाक कर रहा हूं। तो मैं ये कह रहा, इससा ही विचार त्याग कर मैंने रोबोट नहीं बनाया, वरना आज मेरा भी नाम होता रोबोट बनाने में। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। इसके बाद अगले प्रश्न पे, अगले पॉइंट पे हम बात कर रहे थे कि अपग्रेडेशन। कंप्यूटर टेक्निक आर चेंजिंग फास्ट। यही कह रहा हूं, नई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है। कैसे? एक तो 32 GB का आता था, फिर 64 का आ गया, फिर 128 का आ गया, 256 का आ गया। रैम 8 GB आ रही है, 6 आ रही है, 4 आ रही है, 3 आ रही है, 2, ऐसे भी अलग अलग रैम के आते हैं। अरे रैम और रोम की बात तो भूल जाओ आप तो, लेकिन कैमरा क्वालिटी नया लाते हैं तो फोटो सुंदर आती है, थोड़े दिन बाद में सुंदर आनी बंद होती है। क्यों भाई? ऐसा क्या हो जाता है? वीवो कंपनी वाले सॉफ्टवेयर अपडेट कर देते हैं। तो बार बार क्या होता है, आपको सॉफ्टवेयर अपडेट करना होता है, हार्डवेयर में अपग्रेड करना होता है। ये भी आपको डेली रेगुलर बेसिस पे करना रहता है, जो काफी कॉस्टली हो जाता है। कंप्यूटर टेक्निक आर चेंजिंग फास्ट, जल्दी जल्दी बदल रही है। द ओल्ड कंप्यूटर बिकम ए लेस यूजफुल, कम काम के हो जाते हैं। जनरेशन आती रहती है कि 5वीं जनरेशन आ गई, फिर 4थी आ गई, फिर 3री आ गई, तो उनका यूज हमारे लिए कम हो जाता है। नीड टू अपग्रेड कंप्यूटर एरियाज इट्स
कॉस्टली, महंगे पड़ते हैं भैया, पैसे ज्यादा लगते हैं, इसलिए ये लिमिटेशन में शामिल किया है। बार बार उसे अपग्रेड करना पड़ता है। एक बार मशीन खरीद ली, 10, 15, 20 दिन बाद उसका नया वर्जन आता है, वो पुरानी हो जाती है। कोई मशीन ऐसी होती है जो किसी पर्टिकुलर हार्डवेयर को सपोर्ट नहीं करती है या पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को सपोर्ट नहीं करती है, तो हमें बार बार उसमें ऐसे चेंजेस, ऐसे अपग्रेड करके इस्तेमाल करना होता है या कहूं उपयोग में लेना होता है। ठीक है बात यहां तक। चलिए अगली कमी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमने आपको बताई कि भाई इस समय कंप्यूटर की सबसे बड़ी लिमिटेशन में ये है, क्या है सबसे बड़ी समस्या कंप्यूटर की, वो है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब क्या हो गया, सुरक्षा। क्या कह रहे थे, वेरियस efforts have to be made to save secure the important files। कोई वायरस से निकाल लेता है, कोई ट्रोजन हॉर्स से निकाल लेता है, कोई वोम से निकाल लेता है, इन सभी को हम बोलते हैं मालवेयर्स। ऐसे प्रोग्राम जो हमारे कंप्यूटर के लिए हानिकारक होते हैं, उन प्रोग्राम्स को हम किस नाम से जानते हैं, मालवेयर्स के नाम से जानते हैं, जो हमारे कंप्यूटर को किसी न किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाने का ही काम करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर आर मोस्ट स्पेसिफिटेबल टू वायरस। वायरस का मतलब ऐसा प्रोग्राम जो हानिकारक होता है, दैट आर वेरी हार्मफुल फॉर 5 वायरस केसेस ऑफ चैटिंग एंड फ्रॉड आर बीइंग रिपोर्टेड इन ई-कॉमर्स, ई-बैंकिंग, एटीएम एटसेट्रा। इस समय ऑनलाइन कई कहते हैं गुरुजी हमने मोबाइल मंगाया था, साबुन दे दी। कोई कहते हैं सर मेरे पैसे कट गए लेकिन मेरे वो चीज नहीं आई। तो ये सारे फ्रॉड इस समय हो रहे हैं, ये भी इस मशीन की, इस कंप्यूटर की लिमिटेशन है। दोस्तों आज इतनी ही बात करेंगे। इस सेक्शन में हमने जनरल चीजें सीखी कि कंप्यूटर या मशीन की क्या क्या विशेषता होती है, साथ हमने सीखा कि कंप्यूटर की क्या क्या कमियां होती है, किन वजह से आज हमारी मशीन ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पा रही है। सिक्योरिटी एक सबसे बड़ा रीजन है। कुछ लोग तो बैंक में अपना यूपीआई भी नहीं बनवाते हैं, बैंक का एटीएम भी नहीं लेते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग भी नहीं चलाते। क्यों? क्योंकि उनका पैसा कहीं कट नहीं जाए। तो दोस्तों अगले सेक्शन में बात करेंगे कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा कंप्यूटर इस समय हम इस्तेमाल कर रहे हैं, दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, पहला भारतीय कंप्यूटर कौन सा था, या ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जो एनालॉग सिग्नल का भी इनपुट ले सकता है, डिजिटल का भी ले सकता है, हम उसे किस नाम से जानते हैं। इस प्रकार की बातें अगले सेक्शन में हम बात करेंगे। आज इतना ही। सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक यू।